योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है दंगे समाप्त हो चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? और ये व्यंग्यात्मक हंसी जो आपने दी है इसका भी जवाब दीजिए। ये दंगे अलग अलग तरीके के होते हैं। मेरी समझ में एक दंगा वो होता है जो सड़कों पे दिखाई पड़ता है, एक दंगा है लोगों की जहनियत में है, मानसिकता में है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके की अन्नदाता की छवि गढ़ी गई इस देश के अंदर, बार बार उनको उग्रवादी कहा गया, बार बार उनको खालिस्तानी कहा गया, ये तो अक्षम्य अपराध है। मोदी जी ने जब ताली थाली बजवाई कोरोना काल में, तो प्रशंसा के पुल बांध रहे थे कि वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे दे रहे थे कि इससे विषाणु मर जाएगा, और अलग अलग न जाने कहाँ से वो वैज्ञानिक तर्क ला रहे थे। और आप कह रहे हैं कि बताओ इससे क्या हो जाएगा, ये फालतू की चीज़ें हैं। तो वो तो सबको लगता है, हमको लगता है, जिन्होंने बजाई थी उनको भी लगता है ये फालतू की चीज़ है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब आप कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो विधायक मौजूद हैं उन्होंने अपने हालिया बयानों में कहा था कि सरकार और प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप प्रशासन पे सवाल खड़े करते हैं तो मतलब सीधा है कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक, सीतापुर से सदर सीट से विधायक राकेश राठौर जी मौजूद हैं, जिनके हाल ही में कुछ वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुए थे, ऑडियो क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए थे, जिसमें वो बीजेपी के ही जो तौर तरीके थे, जो बीजेपी के कार्य करने की शैली थी, उस पर सवाल दागते नजर आए थे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका बहुजन टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी क्या कारणें रही जो आपको अपनी ही पार्टी में कमियां नजर आती रही और लगातार एक के बाद एक कोरोना काल में सरकार के कार्य को भी आपने, उस पर भी आपने टिप्पणी की, आपने कहा कि जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं वो लोगों के लिए सही नहीं है, तो उसके बाद एक के बाद एक आप इस तरीके के बयान देते रहे, क्या कारण है इसके पीछे? वो इन्हीं कारणों के लिए तो लोगों ने हमको चुना है। हमको इसलिए नहीं चुना है कि हम सिर्फ जय बोलें, हमको इसलिए चुना है लोगों ने कि हम लोगों की बातों को उठाते रहें, तो उसी कारण से बोले, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जिस पार्टी ने आपको टिकट दी, जिस पार्टी के टिकट पे मोदी जी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, आपको भी उसका फ़ायदा मिला, उसके बाद आप उन्हीं पे सवाल कर रहे हैं। पार्टी का क्या रवैया था? पहले तो ये आपको चेहरे वाली बात स्पष्ट कर दूं। एक बार मेरे किसी ने हमको फ़ोन किया था गाज़ियाबाद से, उन्होंने कहा मैं चंद्र विकास बोल रहा हूँ, मीडिया के जगत से थे, तो उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आप बीजेपी के विधायक हैं? तो हमने उनसे कहा था नहीं, संविधान से। इस देश के संविधान ने लोगों को अधिकार दे रखा है कि वो अपना दल बना लें, अपने दल से लोगों को चुनाव लड़ा दें। तो मैं पहले संविधान से हूँ और संविधान के कारण बीजेपी है, तो अब संविधान में जो बातें हैं वो मैं करता हूँ। अब वो बीजेपी को अगर अटपटी लगे या किसी को अटपटी लगे तो मैं उसका दोषी नहीं हूँ। यहाँ इस वक्त कुर्सी बचाना सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है विधायकों के लिए, सांसदों के लिए। अपनी कुर्सी के लिए वो पार्टियों को खुश करने, आला कमानों को खुश करने की तमाम कोशिशें करते हैं। इसका डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। डर इसलिए नहीं कि जिस जगह हम चुन के आए हैं वहाँ पे हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो कल नहीं चुने जाएंगे तो क्या सा हो जाएगा। तो या तो है कि जो परिवर्तन हमारे द्वारा हो सके उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो मतलब देश की इतनी बड़ी पार्टी में विधायक होने के बाद भी आपको लगता है कि आपके अधिकार सीमित हैं, जो काम आपको करने चाहिए वो पार्टी आपको करने नहीं देती? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो पार्टी करने दे या न दे, उनकी मंशा हो या ना हो, वो एक तरीके की व्यवस्था बना दी गई इस तरीके से है कि लोग अपने मन की बात कर ना सकें। और ये सिर्फ दिखावे के तौर पे छोटी सी बात दिख रही है, बहुत सोची समझी रणनीति है। ये पूरे देश के लोगों के लिए एक गंभीर विषय है। जिस दिशा में देश चल पड़ा है और फिर भी लोगों के जहन में भी ये बात नहीं आ रही, तो ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के बाकी के विधायक, जहां मोदी जी ने जब ताली थाली बजवाई कोरोना काल में, तो प्रशंसा के पुल बांध रहे थे कि वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे दे रहे थे कि इससे विषाणु मर जाएगा, और अलग अलग न जाने कहाँ से वो वैज्ञानिक तर्क ला रहे थे। और आप कह रहे हैं कि बताओ इससे क्या हो जाएगा, ये फालतू की चीज़ें हैं। तो वो तो सबको लगता है, हमको लगता है, जिन्होंने बजाई थी उनको भी लगता है ये फालतू की चीज़ है। जिस समय देश के लोगों का ध्यान उस बीमारी से बचने के लिए और देश के
जिम्मेदार लोगों का ध्यान इसके अनुसंधान के ऊपर लगाना चाहिए। उस समय की मेरी समझ से इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। मोदी जी ने जब ताली थाली बजवाई कोरोना काल में, तो प्रशंसा के पुल बांध रहे थे कि वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे दे रहे थे कि इससे विषाणु मर जाएगा, और अलग अलग न जाने कहाँ से वो वैज्ञानिक तर्क ला रहे थे। और आप कह रहे हैं कि बताओ इससे क्या हो जाएगा, ये फालतू की चीज़ें हैं। तो वो तो सबको लगता है, हमको लगता है, जिन्होंने बजाई थी उनको भी लगता है ये फालतू की चीज़ है। जिस समय देश के लोगों का ध्यान उस बीमारी से बचने के लिए और देश के जिम्मेदार लोगों का ध्यान इसके अनुसंधान के ऊपर लगाना चाहिए, उस समय की मेरी समझ से इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। जी। नौकरियों पे भी आपने कहा था कि रोजगार, यहाँ योगी जी दावे कर रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां उन्होंने दी है। 5 लाख का आंकड़ा हम मान के चलते हैं, वो बढ़ाते जा रहे हैं दिन पर दिन, और आप कहते हैं कि बताओ जिस तरीके से सरकार काम कर रही है आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में होर्डिंग्स बहुत हैं, प्रचार बहुत है, और हर रोड पे आपको होर्डिंग्स मिल जाएंगे। अभी मैं लखनऊ आया हूँ सुबह, तो देख रहा हूँ कि वो नए नए स्लोगन हैं। एक है आज़ादी एट द रेट ऑफ 75। अब ये समझ में नहीं आता, हम लोग भी बचपन से सड़कों पे नारे लगाते हुए गुजारे हैं और सब कुछ यही बोला है, लेकिन ये जो नारे गढ़ने का कार्यकाल हो रहा, चल रहा, प्रचलन चल गया, ये बात समझ में नहीं आती है। हम लोग भी तो नारे लगाए हैं देश की आज़ादी के लिए, भले ना उस समय हम रहे हों, लेकिन सुना तो अपने बुजुर्गों से हमने है देश की आज़ादी के बारे में, तो उसके नारे सड़कों पे भी लगाए हैं, उसकी जय सड़कों पे भी हम लोगों ने बोली है। लेकिन ये जो नई नई चीज़ें पैदा की जा रही हैं, अब वो लोगों के दिमाग में नहीं उतर रही इस समय। इनको ये लग रहा है कि वो पुराने वाली करिश्मा फिर से दोहराए जाएंगे, मुझको नहीं लगता वो दोहराए जाएंगे। बीजेपी में हो के आप बीजेपी के पार्टी में हो के उनके मतदाताओं से आपने वोट लिए, और अब आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उनके जो पोस्टर्स हैं, उनके जो बैनर्स हैं, वो काम नहीं करेंगे और उनको लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी के मतदाता नहीं, बीजेपी के मतदाता हमेशा वो नहीं रहे। मेरे इससे पहले बीजेपी लड़ी थी, तो हमको लगता मैक्सिमम शायद 43,000 वोट पाई थी या 47,000 पाई होगी। और हमारे पड़ोस की विधानसभा मोहाली, एक दिन वहाँ के माननीय विधायक जी से मेरी बात होने लगी, तो वहाँ तो 3600 ही पाई थी 2012 में। अब इस बार 1-1 लाख वोट मिला। तो ये सिर्फ अगर माना जाए विशुद्ध बीजेपी के लोग थे, तो पीछे कहाँ चले गए थे वो लोग। तो ये मतदाता हैं, वो विभिन्न मुद्दों पे आकर्षित होते हैं, उनके विचार बदलते रहते हैं। अगर उनके साथ छलावा होता तो उनके विचार भी बदल जाते हैं। जब आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और पहली बार आप विधायक हैं, तो वो कौन से कारण थे जिसको आपको पार्टी की ओर आकर्षित किया? इस विषय पे आपसे कहूँगा तो थोड़ा हंसी की बात हो जाएगी। मैं ज्वाइन बाद में किया था, मुझको ऑफर पहले दिया गया था। अच्छा। जी। पछता रहे होंगे आप? नहीं, किस बात के लिए? नहीं, वो पार्टी वाले लोग पछता रहे होंगे। उनका काम है, मैंने अपना काम बखूबी निभाया। मैंने अपना काम बखूबी निभाया है। जो हमको बोलने का अधिकार मिला था, लोगों ने दिया था, जनादेश दिया था, उस पर मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ राकेश जी, उसे कैसे देखते हैं आप, और प्रशासन का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, उस पर क्या कहेंगे? बेहद निंदनीय है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब गृह राज्य मंत्री उनका बयान आता 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और प्रदेश के मुखिया बार बार कहते हैं ठोक दिया जाएगा। तो इस तरीके के जब बयानबाजी लोग करेंगे, इसको तो मैं तो समझूंगा अब क्या भाषा उपयोग की जाए। इस तरीके की भाषा जब लोग उपयोग करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। घटना होने के बाद अब जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है आशीष मिश्रा को, और 302 की धारा लगने के बावजूद भी पिछले 4 दिनों से वो आज़ाद हैं। बीजेपी में आप हैं, शैली को अच्छे से जानते हैं बीजेपी की, कितनी उम्मीदें हैं आपको? कार्रवाई कब तक होगी या नहीं होगी? पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं बार बार हुई हैं। अभी मनीष गुप्ता के साथ हुआ, और वो अधिकारियों के वहाँ के कप्तान डीएम का भी वीडियो वायरल हुआ। यहाँ भी आप सरेआम देख रहे होंगी, अब तो करोड़ों लोगों ने देखा है कि वो थार गाड़ी आती है, लोग धीरे धीरे पैदल चलते हुए वापस जा रहे हैं अपने मूवमेंट को ख़त्म करके, और पीछे से गाड़ी चढ़ाती हुई, सायरन बजाती हुई चढ़ाती चली जा रही है। और फिर इसके इतने दिनों बाद भी गिरफ्तारी ना होना, वो दिखाते हैं कि मेरा राज आ गया है। तो पुराने वाले दौर में लोगों का वो दृश्य फिर से दोहराना चाह रहे हैं, जो जलियांवाला बाग था, या इस तरीके को दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा राज आ गया है, मैं जो चाहूँगा करूँगा। आपकी एक फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई थी समाजवादी पार्टी के
नेता अखिलेश यादव के साथ, जी जी। तो उसके पीछे का क्या कारण है? वो ऐसे ही थी या उसके पीछे कुछ कारण है? नहीं, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी मेरी उनकी, और शिष्टाचारी मुलाकात थी जी। आने वाले चुनावों में पार्टी बदल सकते हैं आप? अब ये तो आप समझती हैं, तो वो अब भविष्य में फिर जब इस तरीके का विचार होगा तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। जी जी। आने वाले चुनावों में योगी आदित्यनाथ की कितनी भूमिका होगी? उन्होंने जो काम किए हैं, हिंदुत्व की राजनीति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हावी रही है, और जो कुछ हो रहा है लगातार, दंगे और बाकी चीज़ें, हालांकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है दंगे समाप्त हो चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? और ये व्यंग्यात्मक हंसी जो आपने दी है, इसका भी जवाब दीजिए। ये दंगे अलग अलग तरीके के होते हैं। मेरी समझ में एक दंगा वो होता है जो सड़कों पे दिखाई पड़ता है, एक दंगा है लोगों की जहनियत में है, मानसिकता में है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो जो हिंसा वाला दंगा है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है, और वो लोगों के जहन में बैठाला गया है। वो सड़कों पे दिख रहा, घरों में दिख रहा, गलियों में दिख रहा। तो चुनावों में दिखेगा नहीं वो मानसिक दंगा जो आप जिसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बीजेपी को फायदा होगा उसका? अब ये तो क्या मैं बताऊं, लेकिन जल्दी आपको सब पता चल जाएगा। 4-5 महीने में, 6 महीने का समय बचा, इंतज़ार करिए, तो क्या होगा ये तो 5-6 महीने बाद पता चल जाएगा। विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां आपकी ओर टकटकी लगा के देख रही होंगी इस वक्त, क्योंकि आपका जिस तरीके से कार्यकाल रहा है, जो कुछ भी आपने किया है बीजेपी में रहने के बाद, तो ऑफर्स तो सारे आ रहे होंगे। नहीं जी नहीं, हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते, और मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं हूँ। मौका मिला तो मैं चुना गया, और चुने जाने के बाद हमने अपने मन की बात की, दिल से, आत्मा से, जो हो पाया वो किया। अब मैं इस तरीके की राजनीति में नहीं करता हूँ कि दलों में जाऊँ, प्रयास करूँ। अखिलेश जी से सिर्फ मेरी मुलाकात हुई, बाकी किसी दल में न मेरे पास किसी का फ़ोन आया, न मैं गया, न मेरे पास किसी का ऑफर है। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री मोदी चमत्कारी नेता हैं, चमत्कारी नेता के तौर पे उनकी छवि को उतारने की कोशिश की जाती है। आप उनकी उस जो छवि है, उसका जो प्रकाश है, उससे अछूते कैसे रह गए आप? उनकी योजनाओं से आप अलग कैसे विचार रखते हैं? नहीं, छवि और योजनाएं दो अलग अलग विषय हैं। अब छवि क्या है, मैं तो छवियों में पढ़ता नहीं हूँ, और उनसे पहले की बहुत सी छवियाँ इस देश के अंदर हैं। डॉक्टर अंबेडकर सामने लगे हैं, और भी बहुत से महापुरुष हैं, और जिनकी छवियाँ हमारे मस्तिष्क में हैं, तो अब वो छवि के आगे दूसरी छवि ज़्यादा बनती नहीं है। और दूसरी बात, योजनाएं, तो योजनाएं ठीक हैं। योजनाएं अगर ठीक होंगी तो लोग पसंद करेंगे, ठीक नहीं होंगे तो लोग नकार देंगे। आपको बीजेपी की कौन सी वो 2-3 योजनाएं जो आप उंगली पे गिन सके कि बहुत अच्छी रही, जिनसे लोगों का बहुत ज़्यादा विकास होने की संभावना है और लोगों के लिए बेहतर हैं वो? नहीं, प्रचार बहुत बेहतर किया सारी योजनाओं जी, प्रचार बहुत बेहतर है। इसमें तो उनको 10 में 10 नंबर नहीं, 10 में ज़्यादा मिलने चाहिए। प्रचार बहुत बेहतर है जी। जी, बहुत अच्छा। योजनाएं जितनी भी हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो लोगों तक पहुंची हो? हमने ये कहा, योजनाओं का प्रचार बहुत बेहतर है। हाँ। जी जी। योजनाओं का असर नहीं है? अब प्रचार बेहतर है तो प्रचार है तो फिर ठीक है, कुछ तो असर होगा तभी तो प्रचार है ना। प्रचार बहुत बेहतर, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जी जी। बाकी समझने वाले समझ जाएं। तो जिनको 4.5 लाख नौकरियां प्रचारों में मिली हैं वो समझ जाएंगे। प्रचार बहुत कुछ है। प्रचार बार बार कह चुका हूँ, गड्ढा मुक्ति है, प्रचार गौवंशी पशुओं के बारे में है। ये तो क्षेत्र में लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये प्रचार क्षेत्र में जब लोग जाएंगे भी, अभी तो लोगों को डर है, सब डरते हैं कि इस समय भाई किस तरीके का राज है, लोग सब डरते हैं। लेकिन चंद दिनों बाद ये डर कम हो जाएगा। चुनाव करीब आएगा उत्तर प्रदेश का, तो ये डर कम हो जाएगा, तो फिर प्रचार पता चल जाएगा क्या है। प्रचार बहुत बेहतरीन किया है उन्होंने। प्रचार का इतनी मेहनत का कुछ तो नतीजा होगा। चुनाव में डर कम होगा या प्रचार का असर हावी रहेगा? नहीं, डर कम होगा। जब ये डर कम होगा, लोगों के दिमाग से, मन मस्तिष्क से निकलेगा। चुनाव करीब आता है ना, तो ये तो आप समझते हैं स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सत्ता सरकार से लोग थोड़ा खौफ खाते हैं, फिर जो माहौल खड़ा किएगा उससे लोग खौफ खाते हैं। तो अभी ये चंद दिनों बाद ये माहौल कम होगा, तो असली प्रचार तब पता चलेगा कि प्रचार का कितना असर है। विपक्ष की भूमिका पे क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से विपक्ष बटा हुआ है इस वक्त, कहीं ना कहीं बीजेपी की
जो कॉन्फिडेंस अभी है 350 सीटें लाने का योगी आदित्यनाथ का, उसके पीछे का कारण भी ये है। जहाँ तक हमको समझ में आता है 2017 का जब चुनाव हो रहा था तो जो मुख्य उस समय जो सत्ता में थी और बीजेपी के पास उस समय 47 सीटें थीं और बीजेपी 47 से 325 पे पहुंची थी। हमको लगता है बीजेपी वालों को ही नहीं पता होगा कि इतनी सीटें आ जाएंगी, तो लगभग ऐसे ही फिगर फिर दोबारा से हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको लग रहा है कि उतने के आसपास? नहीं, ये बात नहीं कहना। जैसे कमोवेश जो स्थिति 2017 से पहले थी, मतलब अकल्पनीय स्थिति। जी ऐसी होने की संभावना लग रही है। जी बीजेपी की जो पार्टियां हैं जो अपना समर्थन दे रही हैं आने वाले चुनाव में, अपना दल ने कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए गृह राज्य मंत्री के बेटे की। तो अब पार्टी के जो समर्थक दल हैं वो भी इस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कानून का राज लोग मानते हैं तो बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कानून का राज है तो बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी में विलम्ब ये बात बताता है कि वो अपना राज दिखाना चाह रहे हैं, कानून का राज नहीं दिखाना चाह रहे हैं। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे है कि देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में आते हैं, 3 घंटे की दूरी है महज जहां हादसा हुआ लखीमपुर खीरी में, और प्रधानमंत्री वहां जाना तो दूर, उस मुद्दे पे एक बयान तक नहीं देते, एक ट्वीट तक नहीं करते। अब बहुत बड़े नेता हैं तो उनके ऊपर तो मैं कोई कहने की हैसियत में नहीं हूँ, लेकिन हमसे यदि पूछें तो अन्नदाता है इस देश का और उसके साथ इतना निर्मम बर्ताव, इस तरीके का निर्मम बर्ताव और जिस तरीके की अन्नदाता की छवि गढ़ी गई इस देश के अंदर, बार बार उनको उग्रवादी कहा गया, बार बार उनको खालिस्तानी कहा गया, ये तो अक्षम्य अपराध है और लोगों को बोलना ज़रूर चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।